हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम थोड़ा सा पॉइंट लेके आए हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। लास्ट मोमेंट में यही सारे पॉइंट आपको काम आएंगे। ठीक है, छोटे में मैंने बहुत सारा नॉलेज डालने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रसार शिक्षा। 24 मई 1954 को गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ। यानी कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ था? 24 मई 1954 को। सर्वप्रथम गृह विज्ञान का आरंभ कहाँ हुआ था इंडिया में? तो सबसे पहले आपका गृह विज्ञान का आरंभ आपका लेडी इरविन कॉलेज में हुआ था। ठीक है, व्यावसायिक स्तर पर यानी कि पढ़ने पर गृह विज्ञान का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? तो लेडी इरविन कॉलेज में हुआ था। नेक्स्ट पे आते हैं। जनवरी 1927 में पूना के प्रथम अधिवेशन में अखिल भारतीय महिला अधिवेशन हुआ था, जिसमें गृह विज्ञान के उच्च स्तरीय शिक्षा की नींव डाली गई थी। नींव कब डाली गई थी? तो पूना के प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन में। कब? 1927 में। बना कब था ये लेडी इरविन कॉलेज? आपका 1932 में ये बनकर तैयार हुआ था। नींव कब डाली गई थी? पूना के प्रथम अधिवेशन में ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गृह विज्ञान को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था? गृह अर्थशास्त्र, घरेलू विज्ञान, गृह शास्त्र, इन सब नामों से जाना जाता था। नेक्स्ट पे आते हैं। यूपी में सर्वप्रथम किस में गृह विज्ञान शिक्षा का स्नातक स्तर पर प्रारंभ हुआ था? तो आगरा में। यूपी में सबसे पहले आगरा में, उसके बाद क्या है? उसके बाद प्रयागराज, फिर वाराणसी। तो यूपी में सबसे पहले आगरा में गृह विज्ञान की शिक्षा का स्नातक स्तर पर प्रारंभ की गई थी। प्रसार शिक्षा के चरण बताइए। तो प्रसार शिक्षा के 6 चरण होते हैं। कौन कौन से? आपका अटेंशन होता है, इंटरेस्ट होता है, डिजायर होता है, कन्विक्शन होता है, एक्शन होता है और आपका सेटिस्फैक्शन होता है। अट्रैक्शन होता है यानी कि अटेंशन तक आप ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे तो सामने वाला कैसे सीखेगा? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? यानी कि हम जो बात कह रहे हैं उसको जब तक वो अट्रैक्ट नहीं होगा उस बात की तरफ, तब तक वो आपको नहीं सुनेगा। तो ध्यान आकर्षण करना सबसे पहला जरूरी होती है। जब व्यक्ति में ध्यान आकर्षित करने में सफल हो जाएगा तो लोगों की रुचि उसके में बढ़ेगी कि और क्या सिखा रहा है और क्या बता रहा है। रुचि बढ़ेगी तो इच्छा होगी कि हम भी करें। ठीक है, रुचि बढ़ेगी तो इच्छा होगी क्या? कि हम भी करें। ज़्यादा करने से चीज़ें समझ में आती हैं। प्रसार शिक्षा वैसे भी लर्निंग बाय डूइंग पर ही फोकस करता है। तो अगर हम चीज़ों को करने की इच्छा हुई तो करने पर क्या होगा? हमारी समझ बढ़ेगी तो क्रिया होगी तो जब हमें सफलता मिलेगी तो हमें क्या मिलेगा? संतुष्टि मिलेगी। इस तरीके से प्रसार शिक्षा के 6 चरण हो जाते हैं। ध्यान आकर्षण करना, रुचि उत्पन्न करना, इच्छा, समझ, क्रिया और संतुष्टि, ये आपका 6 चरण होते हैं प्रसार शिक्षा के। नेक्स्ट पे आते हैं। प्रसार शिक्षा की पहुंच की विधि, यानी कि किस किस तरीके से हम जो है वह एक प्रसार कार्यकर्ता लोगों तक, गांव वालों तक पहुंच सकता है। तो सबसे पहले आपका व्यक्तिगत विधि हो जाता है, दूसरा सामूहिक विधि, तीसरा जन पहुंच विधि। व्यक्तिगत विधि यानी कि जिससे कि आपका व्यक्तिगत भेंट किसी के घर पर जाके या व्यक्तिगत पत्र देकर या कार्यालय में भेंट कर कर, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है? व्यक्तिगत पहुंच की विधि के अंतर्गत आती है। सामूहिक के अंतर्गत आपका प्रदर्शन, नेताओं का प्रशिक्षण, विचार विमर्श, सामूहिक विचार विमर्श, पैनल डिस्कशन, परिसंवाद, सामूहिक साक्षात्कार और जनसंवाद आते हैं। ठीक है, ये आपके क्या हो जाते हैं? ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। यानी कि 8-10 लोगों का ग्रुप होता है, उसी पर ये सारी चीज़ें होती है, उन्हीं के बीच ये सारी चीज़ें होती है। जन पहुँच यानी कि आप किसी को सूचना दे रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर पहुँचाई दे। जैसे कि अगर हमें कोई सूचना प्रसारित करनी होती है तो किसका सहायता लेते हैं? या तो हम रेडियो का या न्यूज़पेपर का, इन सब का सहायता लेते हैं, जिससे कि वह ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। तो सिनेमा है, टेलीविज़न है, स्लाइड्स है, फ्लैश कार्ड है, मुद्रित सामग्री, मॉडल, रेडियो, चार्ट, प्रदर्शनी, परिपत्र, समाचार पत्र, कहानियाँ और कैंपेन यानी कि अभियान, ये आपका जन पहुँच विधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पे आते हैं। संचार प्रसार शिक्षा का आवश्यक अंग है। ठीक है, संचार क्या है? प्रसार शिक्षा का आवश्यक अंग होता है। जब तक हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हम कैसे अपनी बातों को समझा पाएंगे? ठीक है, तो संचार क्या है? प्रसार शिक्षा का आवश्यक अंग होता है। नेक्स्ट आते हैं। कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के किससे बना है? तो कम्युनस से बना है, जिसका क्या होता है? टू मेक कॉमन। संचार एक कैसी प्रक्रिया है? तो दोहरी प्रक्रिया, यानी कि दोहरा प्रभाव। एक सूचना देने वाला, दूसरा सूचना लेने वाला। सूचना देने वाले को क्या कहते हैं? सेंडर कहते हैं। सूचना देने वाले जिस विषय को अपने तरीके से परिवर्तित करके कहता है उसे क्या कहते हैं? उसे संकेतन कहते हैं, एनाकोडिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एनाकोडिंग कहते हैं, संकेतन कहते हैं। दूसरा, सूचना ग्रहण करने वाला सूचना को समझता है फिर उसे ग्रहण करता है, इसे क्या कहते हैं? डिकोडिंग कहते हैं।
ठीक है, क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं, विसंकेतन कहता है, यानी कि वो जिस भाषा में जिस तरीके से हमें समझा रहा है, जो चीज़ समझाना चाह रहा है, अगर हम उसे सही तरीके से समझ जाते हैं तो आपका क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। डिकोडिंग कौन करता है, तो आपका सुनने वाला, ठीक है, सुनने वाला ही आपके चीज़ों को क्रैक करके सही मतलब समझता है। आगे बढ़ते हैं। संचार प्रक्रिया का प्रारंभ कब से होता है, तो शिशु के जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। संदेशों का आदान प्रदान किन किन रूपों में हम कर सकते हैं, तो हम अपने संदेशों का आदान प्रदान लिखित, मौखिक, 3 रूपों में कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, संचार के तत्व कितने होते हैं, ठीक है। तो संप्रेषक, एक मोटा मोटा देख लीजिए, संप्रेषक है, संदेश है, संचार का माध्यम यानी कि किस माध्यम से हम दे रहे हैं, प्राप्तकर्ता की अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स, ये आपका मेन संचार के तत्व हो जाते हैं। अब देखिए पर्टिकुलर लोगों ने क्या क्या दिया है उसको देख लेते हैं। अरस्तु ने दिया है क्या, संचार के 3 तत्व बताए, कौन कौन सा, आपका वक्ता, भाषण और श्रोतागण यानी कि SSA मॉडल, ठीक है। संचार का SSA मॉडल किसने दिया है, तो दार्शनिक अरस्तु ने दिया है। स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस, क्या है, स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस। नेक्स्ट पे आते हैं, क्रेनेथ ब्रुक ने संचार प्रक्रिया के 5 तत्व बताए हैं। क्रेनेथ ब्रुक ने कितने तत्व बताए, 5, कौन कौन से, आपका कार्य है, पृष्ठभूमि पर आधारित होती है, संचारक, संचार माध्यम और उद्देश्य, ये आपका किसके अनुसार है, क्रेनेथ ब्रुक के अनुसार है। क्रेनेथ ब्रुक के अनुसार संदेश एक पृष्ठभूमि में निहित होता है और अनुभूति पर आधारित होता है। संदेश किस पर आधारित होता है, आपकी अनुभूति पर आधारित होता है। नेक्स्ट पे आता है, संचार का SMRC मॉडल किसने दिया है, SMCRE मॉडल किसने दिया है, तो सुपे ने दिया है। SMCRE मॉडल किसने दिया है, सुपे ने दिया है। इन्होंने क्या कहा है, तो सुपे ने मॉडल के प्रथम अक्षरों को एकत्रित करके SMCRE मॉडल नाम दे दिया। सोर्स, अब देखिए S का मतलब क्या हो जाता है, सोर्स, M का मतलब मैसेज, C का मतलब चैनल यानी माध्यम, किस माध्यम द्वारा हम संदेश दे रहे हैं, R का मतलब रिसीवर और E का मतलब आपका इफेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। हेराल्ड डी लॉसवेल ने संचार के प्रारूप में मुख्य रूप से 5 चरण समाहित किए हैं। लॉसवेल के संचार मॉडल को 5K नाम से भी जाना जाता है। 5K मॉडल किसने दिया है, तो लॉसवेल ने दिया है। अब ये कौन कौन से, इनको देख लेते हैं, कौन है, क्या कह रहा है, किस माध्यम से कह रहा है, किसको कह रहा है और कितने प्रभावकारी ढंग से कह रहा है। तो ये मॉडल किसने दिया, लॉसवेल ने दिया है। 5K मॉडल इसे कहते हैं। संचार का 5K मॉडल किसने दिया है, लॉसवेल ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। फ्रैंक EX ने संचार प्रक्रिया को क्या बताया, लट्टू बताया है। क्या बताया है, लट्टू बताया है। फ्रैंक EX के अनुसार संचार भूतकाल से प्रभावित होता है। संचार के प्रत्येक चरण में नवीनीकरण होता है। इस मॉडल के अनुसार संचार का दायरा अनिश्चित होता है। फ्रैंक EX ने इस मॉडल की संरचना को नित्य प्रारूप भी कहा है, डांसिंग मॉडल भी कहा है। देखिए इस तरीके से, कोई आरंभ नहीं है, कोई अंत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिपुष्टि के माध्यम से संचार की सफलता को मूल्यांकित किया जाता है। प्रतिपुष्टि के माध्यम से संचार की सफलता को मूल्यांकित किया जाता है, यानी कि फीडबैक जब तक हम नहीं देंगे हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि हमने चीज़ें सही की है या गलत, ठीक है। तो प्रतिपुष्टि के माध्यम से संचार की सफलता को मूल्यांकित किया जाता है। सबसे पहला क्या, संचार की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। संचार संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है। संचार एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। संचार विज्ञान एवं कला दोनों ही है। तो ये क्या है, संचार की प्रकृति है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। संचार एक जन्मजात गुण है। कैसा, संचार एक मानवीय और सामाजिक प्रक्रिया है। संचार एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। करेक्ट, यहाँ पर कोई आंसर नहीं है। संचार एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। संचार की समस्याएं क्या क्या होती है। सबसे पहला है अप्रभावी वातावरण, शुद्धता का प्रमाण, अनुपयुक्त संदेश के संबंधित समस्याओं को क्या कहते हैं, नॉइज कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉइज कहते हैं। माध्यम प्रयोग से, अनुचित माध्यम के प्रयोग से, श्रोताओं का ध्यान एवं एकाग्रता न रखने से, सहयोग, सहभागिता एवं संलग्नता की समस्या, तकनीकी समस्या, सिमेंटिक समस्या, भौतिक समस्याएं। भौतिक में आपका क्या क्या आ जाता है, वाणी और आवाज़ में दोष, मंच पर बोलने से संबंधित घबराहट, चिंता, भय, तनाव और हीन भावना। ये आपका क्या हो जाता है, भौतिक समस्याओं के अंतर्गत आता है। उसके बाद मनोवैज्ञानिक समस्याएं और सांस्कृतिक समस्याएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री प्रसार की वह विधि है जो ग्रामीण लोगों के लिए सुगम एवं सुबोध है और जिनका प्रभाव स्थायी होता है। क्या होता है, जिनका प्रभाव स्थायी होता है।
आगे बढ़ते हैं। ओपी धामा और ओपी भटनागर द्वारा दृश्य श्रव्य सामग्री का वर्गीकरण 3 रूपों में किया गया है। एक आपका श्रव्य सामग्री, एक दृश्य सामग्री और एक आपका दृश्य और श्रव्य दोनों कहलाता है। श्रव्य सामग्री में आपका रेडियो हो जाता है, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर और आपका ग्रामोफोन आता है। वही बात करें दृश्य सामग्री की तो आपका प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड, यानी प्रोजेक्टेड का मतलब किसी न किसी यंत्र का इस्तेमाल करना। नॉट गैर प्रक्षेपित में क्या हो जाता है, यहाँ पर कोई भी गैजेट, कोई भी यंत्र का इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्रक्षेपित यानी कि प्रोजेक्टेड में क्या है, सिनेमा और टीवी है। गैर प्रक्षेपित में कठपुतली, नाटक, छाया अभियान, गीत व भजन और आपका स्लोगन, ये आपके नॉन प्रोजेक्टेड में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दृश्य सामग्री कौन कौन सी होती है। अभी हम लोगों ने क्या देखा है, अभी हम लोगों ने श्रव्य सामग्री देखा, दृश्य और श्रव्य देखा। अब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ दृश्य सामग्री की। प्रक्षेपित दृश्य सामग्री 2 होता है, एक आपका प्रोजेक्टेड, एक नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड में आपका फिल्म स्लाइड, चलचित्र, ओपन और ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये आपके प्रोजेक्टेड में आते हैं। नॉन प्रोजेक्टेड में आपका आलोकचित यानी कि फोटोग्राफ, पोस्टर, श्यामपट, फ्लैश कार्ड, सूचना पट, चार्ट, ग्राफ, मॉडल या प्रतिरूप, साहित्य एवं प्रकाशन, टोबैलो, मूकअप, यानी ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आएगी, आपकी दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट पे आते हैं। जब बड़े कागज पर कुछ चित्र बनाकर एवं लिखाई द्वारा किसी समस्या पर जनता का ध्यान आकर्षित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे पोस्टर कहते हैं। नेक्स्ट पे पोस्टर का प्रयोग जन समुदाय से संपर्क करने के लिए किया जाता है, जबकि चार्ट का प्रयोग समूह या विद्यालय स्तर पर ही, इसका जो है वह स्तर छोटा होता है चार्ट का, और चार्ट का बड़ा ही रूप क्या होता है, पोस्टर कहलाता है। पोस्टर क्या है, एक अधिक जन समुदाय को संपर्क करने का एक अच्छा माध्यम है। पोस्टर की माप इच्छा पर आधारित होती है, जबकि चार्ट की माप निर्धारित होती है। ठीक है, पोस्टर की माप किस पर आधारित होती है, तो पोस्टर की माप इच्छा पर आधारित होती है, जबकि चार्ट क्या हो जाता है, आपका एक पर्टिकुलर साइज का ही मिलता है, न छोटा न बड़ा मिलता है। नेक्स्ट पे आते हैं। जब प्रसार कार्यकर्ता किसी कार्य की प्रगति, उसके उतार चढ़ाव अथवा तुलनात्मक तथ्यों को समुदाय के सामने प्रस्तुत करता है तो उसके लिए रेखा चित्र का प्रयोग करना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं, इसे ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। उद्योग, व्यापार आदि में उतार चढ़ाव को प्रस्तुत करने के लिए रेखा ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। किसका, रेखा ग्राफ का इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। जब किसी एक भाग के उपविभागों का प्रदर्शित करना हो तो गोलाकार ग्राफ का उपयोग किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए बार ग्राफ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। फ्लैश कार्ड की श्रृंखला होती है। जब इन्हें दर्शकों के सामने प्रयुक्त किया जाता है तो संपूर्ण कहानी बताती है। ये क्या है, आपका फ्लैश कार्ड है। फ्लैश कार्ड में चीज़ें स्टेप बाय स्टेप प्रस्तुत की जाती हैं। फ्लैश कार्ड में प्रत्येक चार्ट आपका 21 × 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कितना, 21 × 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन और है, कर लीजिए। फ्लैश कार्ड बंधे होते हैं, सही है, नहीं, फ्लैश कार्ड क्या बताते हैं, फ्लैश कार्ड बंधे नहीं होते हैं। कार्डों की संख्या फ्लैश कार्ड कितनी होती है, 10 से 12 होती है। इसमें मोटे कागज का उपयोग किया जाता है। फ्लिप चार्ट क्या है, तो फ्लिप चार्ट कागज का वस्त्र पर बनाए जाते हैं। कागज या वस्त्र पर फ्लिप चार्ट बनाए जाते हैं। फ्लिप चार्ट में डोरियों का प्रयोग किया जाता है, फर्क सिर्फ इतना है। आगे बढ़ते हैं। जब फलालेन टेरी क्लॉथ, फेल्ट क्लॉथ के बड़े टुकड़े किसी दृढ़ सतह यानी कि लकड़ी के गत्ते पर चिपकाया जाता है तो उस फ्लैनल बोर्ड क्या बताता है, ठीक है, तो उससे क्या बनता है, उससे फ्लैनल बोर्ड बनता है। क्या बनता है, फ्लैनल बोर्ड बनता है। कपड़े का रंग काला, गहरा हरा, गहरा लाल, कत्थई, गहरा नीला, कोई भी चित्र लगा देने से पूर्व गोंद से रेगमॉल या सैंड पेपर लगा दिया जाता है। तो रेगमॉल या सैंड पेपर किस में यूज़ किया जाता है, तो आप आसानी से बता सकेंगे कि ये आपका यूज़ किया जाता है एक मिनट रुक जाइए, ये आपका प्रसार शिक्षा में यूज़ किया जाता है। तो आई होप हमेशा की तरह आज का भी सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।